नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीए, बीएससी या बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में जो तृतीय सेमेस्टर में मॉडल पेपर हमने यहाँ पर तैयार किया है कोसर रूरल का, जिसका नेम है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडीज, जिसे हम यहाँ कहते हैं मानव मूल या पर्यावरण अध्ययन। इसका हमने यहाँ पर एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसमें से सभी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार आ चुके हैं उन्हीं को यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें आपको, इस चैनल पर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी या सभी का यहाँ पर आपको पेपर और साथ ही साथ उसका मॉडल पेपर और उसका सलूशन भी आपको इस पेपर में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ के जो है यहाँ पर 100 एक से लेकर के 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ सभी बहुकल्पी प्रश्न हैं। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है, यह कथन किसने दिया था? पहला ऑप्शन है सुकरात ने, दूसरा है कॉन्ट ने, तीसरा है रूसो ने और चौथा है माटेंग्यू ने। तो यहाँ पर जो है बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है यह कथन जो है रूसो ने दिया था। इसका सही आंसर सी है यहाँ पर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर सत्यम शिवम एवं सुंदरम है शिक्षा के अंतिम लक्ष्य हैं, शिक्षा के मूल्य हैं, या यहाँ पर जो है जीवन के श्रेष्ठ आदर्श हैं, या उपरोक्त सभी। जो यहाँ पर दिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम, या जो है तीनों ऑप्शन इसका सही है, अर्थात इसका उपरोक्त, यहाँ से उपरोक्त सभी, यही सभी क्वेश्चन इसका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर मूल्य का अर्थ है सामाजिक आधार होगा, दार्शनिक आधार होगा, या मनोवैज्ञानिक आधार, या उपरोक्त सभी। तो मूल्य का अर्थ होता है यहाँ पर सामाजिक आधार भी होता है, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक भी आधार भी होता है, अर्थात इसका चौथा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज, अर्थात उपरोक्त सभी। या चौथा ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मूल्य का अर्थ यहाँ पर सामाजिक आधार, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार तीनों है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर मूल्य का अर्थ है, यहाँ पर कई बार इसका मूल्य का आधार भी पूछता है कि मूल्य का आधार क्या है। अभी हमने यहाँ पर जो पढ़ा ये तीनों ऑप्शन यही होते हैं कि मूल्य का अर्थ और आधार दोनों यही हैं, सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। या क्वेश्चन कई तरफ से पूछ सकता है कि मूल्य का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन दे दिया जाएगा, या इसमें से कोई एक ही दे दिया जाएगा कि पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है, और बाकी तीन ऑप्शन आपको कोई और दे देगा। और यहाँ पर देखिए मूल्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी याद रखना, मूल्यों की कुल संख्या 4 होती है। या क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मूल्यों की कुल कितनी संख्या है, तो 4 है। अब यहाँ से देखिए चौथा क्वेश्चन है अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ, यह वाक्य किसने कहा है? यह क्वेश्चन है कि अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ, यह वाक्य किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन जिसका दिया गया है अरविंद, तीसरा दिया गया है, दूसरा दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर बी टैगोर है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन टैगोर है, और तीसरा है यहाँ पर दयानंद, और चौथा ऑप्शन है इसका विवेकानंद। तो यह कथन किसने कहा था यहाँ पर कि वह अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी रहूँगा? तो यह ऑप्शन जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था, या इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5वां है क्या आपने ईश्वर देखा है? यह प्रश्न विवेकानंद जी ने किससे पूछा था? क्या आपने ईश्वर को देखा है? यह प्रश्न जो है विवेकानंद जी ने किससे पूछा था? पहला ऑप्शन दिया गया है महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर, दूसरा है राजेंद्र नाथ ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है इसका रामकृष्ण परमहंस, और चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है क्या आपने ईश्वर को देखा है, यह प्रश्न जो है स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर महर्षि देवेंद्र ठाकुर से पूछा था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6वां है विवेकानंद के दर्शन को समानता डॉट के रूप में जाना जाता है। पहला द्वैत वेदांत के रूप में, दूसरा है विशिष्ट द्वैत वेदांत के रूप में, और तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक वेदांत के रूप में, या इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो इनमें से जो है विवेकानंद के दर्शन को समानता डॉट रूप के माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सही है व्यवहारिक वेदांत, या इसके रूप में जाना जाता है, व्यवहारिक वेदांत के रूप में इसे जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है विवेकानंद
डॉट डॉट यहाँ विवेकानंद डैश में आधुनिक भारत के निर्माता है, यह किसने कहा था? विवेकानंद जी को आधुनिक भारत के निर्माता यह किसने कहा था? पहला ऑप्शन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा सी राजगोपालाचारी ने, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो यह सातवां ऑप्शन है, इसका आंसर नंबर डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि विवेकानंद जी को यहाँ पर आधुनिक भारत के निर्माता या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। या कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आधुनिक भारत के निर्माता को यह किसने किसको कहा? तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को कहा। या कई बार ऑप्शन में पूछा गया है, इसको यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है इसका। अब यहाँ से 8वां क्वेश्चन है, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? देश के लिए स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर देशवासियों के लिए स्वतंत्रता, या तीसरा ऑप्शन है स्वशासन, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता। तो गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? तो यहाँ पर स्वराज से इनका तात्पर्य था 8 का बी है यहाँ पर देशवासियों के लिए स्वतंत्रता। यह ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने 2 फेफड़ों के रूप में किया था? यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने 2 फेफड़ों के रूप में किया था? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है अहिंसा तथा शांति, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है अहिंसा तथा सत्य, और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है सत्य तथा शांति, और चौथा है यहाँ पर ब्रह्मचर्य तथा या अपरिग्रह। यहाँ पर जो है गांधी जी ने 2 फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया था? तो यहाँ पर जो है अहिंसा तथा शांति, इसको यहाँ पर 2 फेफड़ों के रूप में बताया था। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है इसे गांधी जी से कि गांधी जी ने 2025 में यंग इंडिया में डॉट डॉट कितने पापों का उल्लेख किया था? तो यहाँ पर जो है 7 पापों का उल्लेख किया था, यह नंबर इसका 7 होगा। गांधी जी ने 1925 में जो यंग इंडिया यहाँ पर लागू किया था उनमें से 7 पापों का उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर यह भी पूछता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है, विंग्स ऑफ फायर द्वारा लिखा गया था। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है APJ अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है विवेकानंद, तीसरा है गांधी जी ने, और चौथा ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो विंग्स ऑफ फायर द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर सही है APJ अब्दुल कलाम। यह जो है APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था। विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक लिखी थी जिसको यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 11वां है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अबुल जाकिर जलालुद्दीन कलामी, या दूसरा है अबुल पाकिर यहाँ पर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल शाकिर जैनुलाब्दीन कलामी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। यह क्वेश्चन कई बार है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, यहाँ पर कि खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करना आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर व्यक्तिगत ईमेल सेवाएं, और दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत सर्च इंजन, तीसरा ऑप्शन है टोर ब्राउज़र, और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत ब्राउज़र। तो यहाँ पर जो है खोजे गए डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है डॉट डॉट का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत सर्च इंजन का उपयोग करना आवश्यक होता है। इसका यहाँ पर 12 का यहाँ पर बी आंसर इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? पहला है यहाँ पर दिया गया है शोषण है, दूसरा हमला है, तीसरा धमकी है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सुभेद्यता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अधिनियम यहाँ पर साइबर सुरक्षा का यहाँ पर कौन सा अधिनियम जो है यहाँ पर उल्लंघन करता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है ये हमला, यहाँ पर जो है इसका अटैक, इसका सही ऑप्शन आंसर है हमला। क्वेश्चन नंबर अब 14वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है यहाँ पर, इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया गया है? इंटरनेट पर वस्तुओं को खरीदने या बेचने पर क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी, या हम यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी ई-कॉमर्स है, और क्वेश्चन नंबर इसका यहाँ पर इंटरनेट खरीदारी, और ऑप्शन नंबर डी है इसका ब्लाइंड खरीदारी। तो यहाँ पर जो है
इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने का क्या नाम दिया गया था? तो इसे ई कॉमर्स नाम दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ई कॉमर्स नाम दिया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह एक अपराध है। यहाँ पर यह एक अपराध है, इनमें से कौन सा है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है रिश्वत या प्रस्ताव देना, दूसरा ऑप्शन है रिश्वत मांगना या अस्वीकार करना, यह तीसरा ऑप्शन है इसका यह एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह एक अपराध है, रिश्वत या प्रस्ताव देना। यह यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2015 के बजट परिव्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन के रूप में नमामि गंगे योजना को प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 10 करोड़ से, दूसरा यहाँ पर है 20 करोड़ से, यहाँ पर 20,000 से, 20,000 करोड़ से, तीसरा ऑप्शन है 40,000 करोड़ से, और इसका चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 35,000 करोड़ से। तो यहाँ पर जो है 2015 के बजट में जो यहाँ पर गंगा नदी की सफाई करने के लिए यहाँ पर नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी, जिसमें यहाँ पर बजट कितना था? यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका सी, 40,000 करोड़ का यहाँ पर बजट पास हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, एनसीपी का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर जो है एनसीपी का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला दिया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संयुक्त वायु कार्यक्रम, और तीसरा है यहाँ पर नोडल स्वच्छ वायु कार्यक्रम, या चौथा ऑप्शन है राष्ट्र अस्पष्ट वायु योजना। तो एनसीएपी का जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 14 मई 2014 को, तीसरा ऑप्शन है 25 जनवरी 2016 को, और चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई 2015 को। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर नीति आयोग की जो स्थापना है वह यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी है। अब यहाँ से देखिए नैतिकता शब्द डाट के लिए होता है। पहला है यहाँ पर पदार्थ के लिए, दूसरा यहाँ पर मोलेरिटी के अध्ययन के लिए, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है रसायनों के गुण के लिए, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मानव स्वभाव को समझना। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर मानव स्वभाव को समझना। नैतिकता शब्द डाट के लिए होता है तो मानव स्वभाव के समझने के लिए होता है। इसका चौथा आंसर यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ से नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। यहाँ पर जो है नैतिकता शब्द किस ग्रीक शब्द से लिया गया है? इसका ऑप्शन पहला दिया गया है इथोस से लिया गया है, दूसरा है यहाँ पर इथिक्स से, और तीसरा है इथीस से, और चौथा है एथिस से। तो यहाँ पर नैतिकता शब्द जो है यहाँ पर ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका यहाँ पर ग्रीक शब्द है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का ए, इथोस से लिया गया है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है इथोस का मतलब क्या होता है? इथोस का मतलब यहाँ पर चरित्र होता है। इथोस का अर्थ कई बार पूछ लिया गया है। इथोस का क्या अर्थ है? यहाँ पर चरित्र से है, कैरेक्टर से है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर इथोस का अर्थ किससे है? चरित्र से है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ डाट है। पहला है राज्य को किसी एक धर्म को संरक्षण देना, दूसरा है बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर धार्मिक भावनाओं सिद्धांतों तथा प्रथाओं का अभाव, और चौथा ऑप्शन है किसी विशेष धर्म को बाकी लोगों पर थोपना। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है यहाँ पर बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना। यही होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अब यहाँ से देखिए धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सरकार देश में एक विशेष धर्म को लागू करती है, या दूसरा ऑप्शन है एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है कुछ सदस्य उसी समुदाय अन्य सदस्यों पर प्रभावी होते हैं, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर राज्य व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लेता है।
तो यहाँ पर जो है धार्मिक निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है यहाँ पर एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता। यही इसका क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, CSR वाक्यांश का क्या अर्थ है? यहाँ पर पूछ रहा है CSR वाक्यांश का अर्थ क्या है? यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, यहाँ पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसका अर्थ पूछ रहा है यहाँ पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। दूसरा ऑप्शन है कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व, और तीसरा है यहाँ पर निगमित सोसाइटी उत्तरदायित्व, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कंपनी सोसाइटी उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर जो है CSR वाक्यांश का अर्थ यहाँ पर है कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। यहाँ पर जो है CSR का क्या अर्थ है? यहाँ पर जो है वाक्य का अर्थ है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है, विधायी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CRS वाला विश्व का एकमात्र देश है। यहाँ पर जो है विधायी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CRS वाला विश्व का एकमात्र देश है। पहला यहाँ पर दिया गया ऑप्शन स्पेन है, दूसरा USA है, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है भारत, और चौथा ऑप्शन दिया गया है स्वीडन। तो यहाँ पर जो है विधायी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CRS वाला विश्व का एकमात्र देश है इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है भारत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, पर भारत है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है, सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 प्रकार हैं। अब यहाँ से कई बार पूछता है सामाजिक उत्तरदायित्व के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार होते हैं, और इसमें से कौन कौन से हैं, इनमें से कई बार पूछ लेता है। तो पहला ऑप्शन इसमें से दिया गया है कानूनी, परोपकारी, आर्थिक तथा नैतिक। यहाँ पर पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है नैतिक, नैतिकता, सामाजिक तथा आर्थिक है, और तीसरा ऑप्शन है परोपकारी, न्याय और आर्थिक तथा नैतिक है, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कानूनी, नैतिकता, नैतिक तथा आर्थिक। तो यहाँ पर जो है सामाजिक उत्तरदायित्व 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका यहाँ पर चारों नेम है, कानूनी है, नैतिकता और नैतिक तथा आर्थिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब यहाँ से कई बार इसका पूछता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व के इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से 3 दे देगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर कोई और दे देगा, वही पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो यह क्वेश्चन इसी तरह भी पूछा जाता है। अब यहाँ से देखिए 26वां क्वेश्चन है, CSR क्षेत्र इसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। पहला है यहाँ पर सतत क्रांति, दूसरा है सतत सुधार, तीसरा है सतत विकास, और चौथा है यहाँ पर सतत जीवन। तो CSR क्षेत्र जो है कि इसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर सतत विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है, एक मुक्त उद्यम में समुदाय व्यापार में केवल एक अन्य हितधारक नहीं है बल्कि वास्तव में इसके अस्तित्व का उद्देश्य है। यह किसने कहा था? यहाँ पर यह किसने कहा था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है जमशेदजी नसरवान जी ने कहा था, बिल गेट्स ने कहा था, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अजीम प्रेम जी ने कहा था, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उक्त में से कोई नहीं। तो यह किसने कहा था? तो यह जो है जमशेद नसरवान जी ने कहा था कि यहाँ पर जो है कि एक मुक्त उद्यम में समुदाय व्यापार में केवल एक अन्य हितधारक नहीं है बल्कि वास्तव में इसका अस्तित्व का उद्देश्य है। तो यह जो है ऑप्शन ए है, जमशेद नसरवान जी ने कहा था। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 28वां है, रतन टाटा ने अभी 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया था? किस फर्म में निवेश किया था? पहला है यहाँ पर इन्वेक्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ट्रैक्सन में, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर डॉग स्पोर्ट, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर फास्ट क्राई में। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है रतन टाटा जी ने अभी 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया था? तो इसका सही आंसर है इन्वेक्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बिल गेट्स की पत्नी का नाम क्या है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है मेलिंडा गेट्स, दूसरा है यहाँ पर रेलिंडा गेट्स, और तीसरा आंसर है यहाँ पर सेलिंडा गेट्स, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर एलिंडा गेट्स। तो यहाँ पर बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? तो यहाँ पर जो है
बिल गेट्स की पत्नी का नाम यहाँ पर मेलिंडा गेट्स है। तो इसका पहला आंसर यहाँ पर सही है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निगमित प्रशासन डॉट डॉट का एक रूप है बाहरी विनियमन का, दूसरा है स्वनियमन का, और तीसरा है यहाँ पर सरकारी नियंत्रण का, और चौथा है यहाँ पर धर्मार्थ कार्य का। तो यहाँ पर जो है निगमित प्रशासन डॉट डॉट का एक रूप है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर है इसका स्वनियमन का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्वनियमन का। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है, तर्कवादी दृष्टिकोण से नैतिक निर्णय लेने के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? रेस्ट 1986 का। यहाँ पर जो है रेस्ट 1986 में तर्कवादी दृष्टिकोण के नैतिक निर्णय के लिए 4 चरण बनाए गए थे। इनमें से सही क्रम क्या है? यहाँ पर पहला ऑप्शन, यहाँ पर पहला इसमें दिया गया है कि यहाँ पर चारों चरणों का यहाँ पर नाम पहले दिया गया है आशय। यहाँ पर दिया गया है आशय। आशय का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि नैतिक आशय स्थापित होता है जिसे नैतिक प्रेरणा, निर्णय या दृढ़ संकल्प के रूप में संदर्भित किया जाता है। और इसमें से दिया गया है निर्णय का मतलब, दूसरा है इसमें निर्णय स्वयं निर्णय लेना, जिसे कभी कभी नैतिक मूल्यांकन या नैतिक तर्क भी कहा जाता है। यहाँ पर निर्णय को जो है नैतिक तर्क भी कहा जाता है। और इसमें से तीसरा दिया गया है व्यवहार, किसी के व्यवहार के माध्यम से आशयों पर कार्य करना, क्रिया या कार्यान्वयन के रूप में कार्य करना, या क्रिया या कार्यान्वयन के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। और चौथा यहाँ पर है जागरूकता, जागरूक होना और एक नैतिक मुद्दा दांव पर लगा है। अब इनमें से सही क्रम क्या है? तो इसका यहाँ पर इसमें से सही क्रम जो है पहला, इसमें से चौथा ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर जो है सही क्रम है इसका, यहाँ पर चौथा पहले होगा, और इसका यहाँ पर चौथा पहले पे होगा, और यहाँ पर जो है दूसरा इसके बाद होगा, उसके बाद यहाँ पर पहला, फिर यहाँ पर फर्स्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही क्रम है, ऑप्शन नंबर डी है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक निर्णय की लेने की प्रक्रिया का पहला चरण है? यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण है? पहला है यहाँ पर फॉर्म की निगमित संस्कृति में समाजीकरण किया जाना, दूसरा है ऑप्शन है यहाँ पर नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को अव्यक्तिगत बनाने के लिए व्यक्तिगत नैतिक दर्शन को लागू करना, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर यह स्वीकार करना कि नैतिक समस्या विद्यमान है, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किसी कार्य समूह या समग्र व्यवसाय में दूसरों की राय मांगना। तो यहाँ पर जो है कौन सा नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया का पहला चरण है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है यहाँ पर यह स्वीकार करना। यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि यह स्वीकार करना कि यह एक नैतिक समस्या विद्यमान है। यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नैतिक दुविधा क्या होती है? पहला है यहाँ पर दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण उत्पन्न समस्या, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है क्या सही तथा क्या गलत है के बीच संघर्ष, और तीसरा ऑप्शन है एक पेशेवर दुविधा के समान, और चौथा ऑप्शन है मूल्यों के बीच नैतिक संघर्ष। तो यहाँ पर नैतिक दुविधा क्या होती है? तो यहाँ पर जो है नैतिक दुविधा जो है यहाँ पर मूल्यों के बीच जो है यहाँ पर नैतिक संघर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, नए मूल्यों के बीच नैतिक संघर्ष। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि विपणन नैतिकता में किन नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है कालाबाजारी, दूसरा है भ्रामक विज्ञापन, तीसरा ऑप्शन है विज्ञापन की विषय वस्तु, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो विपणन नैतिकता में किन नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी, अर्थात कालाबाजारी का भी यहाँ पर जो है सामना करना पड़ता है, भ्रामक विज्ञापन का, और यहाँ पर विज्ञापन की विषय वस्तु का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उपरोक्त सभी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फार्मास्यूटिकल उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सी अनैतिक प्रथाएं अपनाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है सदाबहार प्रथाएं, दूसरा है यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन डेटा माइनिंग, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर चिकित्सकों को उपहार, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है फार्मास्यूटिकल उद्योग में निम्नलिखित से कौन सी अनैतिक प्रथाएं अपनाई जाती हैं? तो यहाँ पर जो है इसका जो है सही आंसर है उपरोक्त सभी, यह सभी प्रथाएं अपनाई जाती हैं
जिनमें पहला सदाबहार प्रथाएं हैं, दूसरा ऑप्शन इसका है प्रिस्क्रिप्शन डेटा माइनिंग और तीसरा चिकित्सकों को उपहार। तो यह तीनों अपनाई जाती हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भ्रष्टाचार के प्रति फार्मास्यूटिकल उद्योग की सुभेद्यता के पीछे के कारणों में एक है, पहला है अधिक विनियमन, दूसरा है नए अस्पताल, तीसरा है महंगी दवाएं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के प्रति जो है फार्मास्यूटिकल उद्योग की सुभेद्यता के पीछे के कारणों में से एक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अधिक विनियमन। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निजी क्षेत्र के उद्यमियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से स्वामित्व प्रबंधन और तथा नियंत्रण के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, पहला है उदारीकरण, दूसरा है वैश्वीकरण और तीसरा ऑप्शन है इसका निजीकरण और चौथा ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र के उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से स्वामित्व प्रबंधन तथा नियंत्रण के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है यहाँ पर निजीकरण, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सोशल मीडिया की हानि कौन सी है। यहाँ पर सोशल मीडिया की हानि कौन सी है, सोशल मीडिया से कौन सी हानि होती है, पहला है यहाँ पर शीघ्र संचार सूचना तक, दूसरा ऑप्शन है सूचना तक पहुँच, तीसरा ऑप्शन है पारदर्शिता और चौथा ऑप्शन है व्यवसाय के लिए ऑनलाइन विपणन। अब यहाँ से सोशल मीडिया से यहाँ पर क्या हानि होती है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है 38 का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पारदर्शिता में इसका हानि होती है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न से कौन सी सोशल मीडिया की नैतिक समस्या है, पहला है साइबर बुलिंग और पारदर्शिता, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है गोपनीयता और चौथा है उपरोक्त सभी। निम्न से कौन सी सोशल मीडिया की नैतिक समस्या है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, गोपनीयता। यहाँ पर जो है नैतिक समस्या क्या है, यहाँ पर गोपनीयता। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर 40, यहाँ पर जो है 39 का सही आंसर होगा सभी, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर रॉन्ग। यहाँ पर जो है निम्नलिखित सोशल मीडिया से नैतिक समस्या है, तो साइबर बुलिंग भी होता है, पारदर्शिता है और गोपनीयता, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है उपरोक्त से सभी। तो यहाँ पर जो है 39 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ से देखिए साइबर सुरक्षा क्या है, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा मैलेवर को से सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है, तीसरा ऑप्शन है साइबर सुरक्षा साइबर हमलों से एक प्रणाली की रक्षा करती है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो है साइबर सुरक्षा क्या है, तो साइबर सुरक्षा एक मैलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 40 का ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब यहाँ से साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है, अब यहाँ पर जो है अभी साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है, तो साइबर सुरक्षा अपराधियों से बचाती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है, साइबर सुरक्षा हैकर से सुरक्षा करती है या उल्लिखित में से कोई नहीं। तो साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। अब यहाँ पर देखिए ब्लॉग क्या है, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ब्लॉग क्या है, ब्लॉग क्या है, पहला है ऑनलाइन संगीत या दूसरा है इंटरनेट और तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत या निगमित वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है एक व्यक्तिगत या निगमित खोज गूगल है। यहाँ पर जो है तो ब्लॉग क्या है, तो ब्लॉग यहाँ पर जो है ब्लॉग जो है ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत या निगमित वेबसाइट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, एक डाट एक ऐसा एप्लीकेशन जो वेब पेज डाटा दिखाता है तथा दो या दो से अधिक स्रोतों से सुविधाओं का समर्थन करता है या प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अब यहाँ से देखिए पहला दिया गया इसका ऑप्शन कार्यक्षेत्र है, दूसरा कार्यभार, तीसरा मैसअप है और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मल्टी टेनेट। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर कि
यह एक ऐसा एप्लीकेशन जो वेब पेज डाटा दिखाता है और दो से अधिक स्रोतों की सुविधाओं का समर्थन या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर, इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, मैसअप। जिसे यह मैसअप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यहाँ पर वेब पेज डाटा को दिखाता है और दो से अधिक श्रोताओं से सुविधाओं का समर्थन करता है और प्रदर्शित भी करता है। यहाँ पर इसका सही आंसर है मैसअप। अब 44 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 है, जैविक खाद्य पदार्थ की परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है खाद्य पदार्थ जो रसायनों का उपयोग करके उत्पादित किए गए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है जैविक तथा पारंपरिक कृषि दोनों की पद्धतियों का उपयोग करके उत्पादित किए जाने वाला खाद्य पदार्थ। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर पारंपरिक कृषि पद्धतियों का उपयोग करके उत्पादित किया गया जाने वाला खाद्य पदार्थ। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर जैविक कृषि की पद्धतियों का उपयोग करके उत्पादित किया जाने वाला खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जैविक खाद्य पदार्थ की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर जो है जैविक खाद्य पदार्थ की परिभाषा खाद्य पदार्थ जो रसायनों का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है, जैविक खाद्य पदार्थ तथा कृषि के साथ निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां हैं। पहला है कीट संक्रमण, दूसरा है जैविक उत्पादों का विपणन, तीसरा ऑप्शन है पारंपरिक रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ की तुलना से अधिक महंगा, और यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी है, कीट संक्रमण भी होता है, जैविक उत्पादों का विपणन भी होता है, और पारंपरिक रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ की तुलना में अधिक महंगा। यह सभी चुनौतियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है जैविक खाद्य पदार्थ कृषि के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है सभी चुनौतियाँ हैं, उपरोक्त सभी। अब यहाँ से 47वां क्वेश्चन है, मानकीकरण से क्या लाभ है। तो डिजाइन के लिए एक सरल, निर्माण करने में सरल, या निर्माण तथा समापन करने में सरल, या उपरोक्त सभी। तो मानकीकरण से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, निर्माण तथा समापन करने में सरल होता है। इसका मानकीकरण से क्या लाभ होता है कि निर्माण तथा समापन करने में सरल होता है। अब यहाँ से देखिए 48 क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। पहला है FPO हो मार्क, दूसरा है एग मार्क, तीसरा है यहाँ पर बिस हाल मार्क है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो बाजार में ज्वेलर के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो है 20 हॉलमार्क यही यहाँ पर आवश्यक होता है, 20 हॉलमार्क आवश्यक होता है, यही प्रमाण पत्र लगता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पर ISO यहाँ पर 9000, IATF यहाँ पर 16949 है, और IAQ 9100 है यहाँ पर, और यहाँ पर IRIS और GMP के प्रकार हैं। यह सभी जो है यहाँ पर किसके प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन दिया गया है मीडियम मानक के प्रकार है, दूसरा है यहाँ पर गुणवत्ता मानक है, क्रेडिट मानक है तीसरा, चौथा है भार मानक। तो यह जो है किसके प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर, सही आंसर इसका यहाँ पर है क्रेडिट मानक के। यह सभी जो प्रकार दिए गए हैं यहाँ पर, जो सभी प्रकार दिए गए हैं, यह सभी जो है क्रेडिट मानक के प्रकार हैं यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, पारिस्थितिक तंत्र का अंग है पौधे, जंतु, सभी या अपघटक। यहाँ पर जो है ये चौथा ऑप्शन होगा, तीसरा यहाँ पर ये होगा। अब यहाँ से पारिस्थितिक तंत्र का अंग है, पौधे हैं, जंतु है, या सभी या उपघटक। तो यहाँ पर जो है पारिस्थितिक तंत्र का अंग कौन सा है, इनमें से है। इसका सही आंसर है यहाँ पर उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर अपघटक जो पारिस्थितिक तंत्र का अंग होता है, अपघटक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर उदाहरण किसका है, घास का मैदान, वन, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है सभी, और चौथा है यहाँ पर पृथ्वी। तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जो है यहाँ पर पृथ्वी है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 है, एक खाद्य श्रृंखला में पौधे स्थित होते हैं, प्रथम पोषक स्तर में, और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है द्वितीय पोषक स्तर में, तीसरा है तृतीय पोषक स्तर में, चौथा है अंतिम पोषक स्तर में। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में पौधे स्थित होते हैं। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में जो पौधे स्थित होते हैं वह ऑप्शन नंबर ए है, प्रथम स्तर में।
यहाँ पर जो है प्रथम पोषक स्तर में, या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 है, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा है पौधे, और तीसरा है ह्यूमस, और चौथा ऑप्शन है इसका कवक। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है, यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक होते हैं ह्यूमस, यही ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए 54, प्रकाश संश्लेषण होता है। यह क्वेश्चन रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन अथवा रात्रि में, केवल दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। पहला यहाँ पर O2 यहाँ पर ऑक्सीजन, दूसरा N2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है, CO2। अब यहाँ से उत्पादक कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्पादक कहलाते हैं। पहला पौधे, दूसरा जंतु, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्पादक कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो है उत्पादक कहलाते हैं पौधे, पौधे उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 57 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पर कि पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक कहलाते हैं जीवाणु, कवक, दोनों या कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो अपघटक कहलाते हैं यहाँ पर जीवाणु भी कहलाते हैं और कवक, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों दोनों कहलाते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, जैवमंडल शब्द डाट डाट को संदर्भित करता है। पहला है चट्टान तथा एवं खनिज को, दूसरा है वनस्पति एवं पशु को, तीसरा ऑप्शन है जल स्रोत को, चौथा है वायुमंडल तथा स्थल मंडल को। तो जैवमंडल शब्द जो है डाट डाट को संदर्भित करता है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है वनस्पति एवं पशु को। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, यहाँ जो है वनस्पति एवं पशु को संदर्भित करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 59 है, ओजोन छिद्र डाट डाट है, ओजोन की सांद्रता में वृद्धि, ओजोन परत में छिद्र, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर क्षोभ मंडल में ओजोन परत का ह्रास, और चौथा ऑप्शन है समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि ये ओजोन छिद्र डाट डाट है, तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन है समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास। यहाँ पर ओजोन छिद्र जो है वह समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है तो वह डाट डाट में उपस्थित होगा, क्षोभ मंडल में, दूसरा वायुमंडल में, तीसरा मध्य मंडल में, और चौथा ऑप्शन है समताप मंडल में। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर जो है डाट डाट वह उपस्थित होता है, तो क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को डाट डाट के रूप में जाना जाता है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को आयन मंडल के रूप में जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था समताप मंडल, तीसरा क्षोभ मंडल, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को डाट डाट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर आयन मंडल, आयन मंडल पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, ओजोन परत डाट डाट में उपस्थित है। पहला है यहाँ पर वायुमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, और चौथा ऑप्शन है मध्य मंडल। तो ओजोन परत डाट डाट में उपस्थित होता है, समताप मंडल में उपस्थित होता है। पृथ्वी का शुद्ध जल डाट डाट है, यहाँ पर 2.5%, 5%, 7.5%, 10%। पृथ्वी का जो शुद्ध जल होता है यहाँ पर 2.5% ही उपस्थित है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, शुद्ध जल में डाट डाट आर्कटिक में बर्फ तथा अस्थायी बर्फ के आवरण के रूप में होता है 58.9%, 68.9%, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 78.9%, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 88.9%। तो यहाँ पर जो है शुद्ध जल के रूप में डाट डाट आर्कटिक में बर्फ तथा अस्थायी बर्फ के आवरण के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो है 68.9% होता है, इसका सही आंसर है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से पृथ्वी की सतह पर कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है, पृथ्वी की सतह से कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर
61%, दूसरा है 66%, तीसरा है 71% और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 76%। तो कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर जो है 71% से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। आप यहाँ पर 66 क्वेश्चन है, आर्टिसियन कुएँ डाट डाट में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में और अवसादी चट्टाने में, कायांतरित चट्टाने या इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिसियन जो है यहाँ पर कुएँ डाट डाट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानों में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 67 है, कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट में, दूसरा है आग्नेय में, चौथा है अवसादी में और पांचवा है रूपांतरित में। कोयला एवं पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है जो अवसादी चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, अवसादी चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 68, पृथ्वी की बाह्य या ऊपरी परत में कौन सी धातु सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है आयरन। तो पृथ्वी की बाह्य या ऊपरी परत में कौन सी धातु सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, जैवमंडल का निर्माण होता है जीवित प्राणी तथा उनके अवशेष से। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है जीवित प्राणी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से। और तीसरा ऑप्शन इसका दिया गया है जीवित प्राणी स्थलमंडल और चौथा है जीवित प्राणी स्थलमंडल और जलमंडल। तो यहाँ पर जो है जैवमंडल का निर्माण जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, जीवित प्राणी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल या सभी से होता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरिक चट्टान है? पहला है स्लेट, दूसरा है बलुआ पत्थर और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर पीट और चौथा है यहाँ पर शैले। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टान है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, स्लेट है। यहाँ पर कायांतरिक चट्टान कौन सा है? तो यहाँ पर स्लेट है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, वायुमंडल में ऊर्जा का स्रोत है ऊर्जा का स्रोत डाट है। पहला है निर्माता विश्लेषणकर्ता, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी की ऊष्मा। तो जैवमंडल में ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश है। जैवमंडल में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्थलमंडल डाट का जलाशय है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर फास्फोरस का, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर जो है स्थलमंडल डाट का जलाशय होता है। तो यहाँ पर जो है स्थलमंडल जो है फास्फोरस का, यहाँ पर जो है फास्फोरस का जलाशय होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 74, सबसे बड़े आकार का पक्षी है? तो यहाँ पर मोर, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन और सारस। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़े आकार का पक्षी जो होता है वह शुतुरमुर्ग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, WWF होता है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड होगा या वोमेन रेसलिंग फेडरेशन होगा या वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन होगा या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेट होगा? तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड। यहाँ पर जो है 75 का सही आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से देखिए 76वां क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रहरी कहा जाने वाला भारतीय संस्थान है यूनेस्को में, यूडेप में, ईआरई में और नेरी में। तो पर्यावरण प्रहरी कहा जाने वाला भारतीय संस्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नेरी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत का विलुप्त जंतु है एशियाई चीता, दूसरा है ऊँट, तीसरा है यहाँ पर सांड या बैल जिसे कहते हैं, चौथा ऑप्शन है बिल्ली। तो भारत का विलुप्त जंतु क्या है? यहाँ पर एशियाई चीता होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन एक सबसे जैव विविधता वाला परितंत्र है? मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन है तालाब,
तीसरा है यहाँ पर झील और चौथा है यहाँ पर सरिता। तो यहाँ पर जो है कौन सा एक सबसे जैविकता वाला परितंत्र है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए होगा, मरुस्थल होगा इसका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 है। एक तालाब या झील डॉट डॉट है, एक बायोम है, दूसरा अप्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, चौथा है केवल पौधों एवं पशुओं का समुदाय। तो एक तालाब या झील डॉट डॉट है, तो यहाँ पर जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 है। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द आइकोस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? भोजन, दूसरा आवास है, तीसरा शरीर का भार, चौथा पर्यावास है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से आइकोस से हुआ है। कई बार यह क्वेश्चन पूछ देता है पारिस्थितिक तंत्र जो है ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो आइकोस से हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है पर्यावास। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है। पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पहला है सौर ऊर्जा, बाह्य सामग्री, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है रसायन ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर खाद्य ऊर्जा किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर है। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डॉट डॉट रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिक क्षमता, पारिस्थितिक दक्षता, पारिस्थितिक आत्मसात या पारिस्थितिक संभाव्यता। तो यहाँ पर जो है किसका अनुपात के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, पारिस्थितिक दक्षता के अनुपात के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है। पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। पहला है पौधे, दूसरा है शाकाहारी, तीसरा है मांसाहारी, और चौथा ऑप्शन है इसका बिल्ली परिवार। तो यहाँ पर जो है पारिस्थितिक तंत्र का द्वितीयक उपभोक्ता में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, मांसाहारी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, यह बताता है कि डॉट डॉट मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी जीवों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता बेहतर होती है। दूसरा ऑप्शन है मांसाहारियों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता शाकाहारी जीवों की तुलना में बेहतर होती है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर उत्पादक की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता जो है सबसे कम होती है यहाँ पर, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सभी पोषी स्तरों में ऊर्जा रूपांतरण दक्षता समान होती है। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, यह बताता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बी, जो है मांसाहारी की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता शाकाहारी जीवों की तुलना में बेहतर होती है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, यही बताता है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है। अपघटक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पहला है उत्पादक, दूसरा है यहाँ पर उपभोक्ता, तीसरा है स्वप्रजनन, चौथा है यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ। तो अपघटक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो अपघटक ऊर्जा यहाँ पर जो है उत्पादक से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए 86 क्वेश्चन है। 86 नंबर, खाद्य श्रृंखला में जीवों को श्रेणियों में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? पहला यहाँ पर जो है खाद्य श्रृंखला को जीवों की श्रेणियों में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो पहला यहाँ पर दिया गया है समुदाय बनाने के लिए, दूसरा ऊर्जा साझा करने के लिए, तीसरा है पोषी स्तर बनाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो है समुदाय बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, समुदाय बनाने के लिए यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की श्रेणियों को यहाँ पर समुदाय बनाने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 47वां क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला क्या है? पहला ऑप्शन है खाद्य पदार्थ से बनी एक दीर्घ श्रृंखला, खाद्य पदार्थ तैयार करने की प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थ जहाँ श्रृंखला से बंद है। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर वह मार्ग जिससे ऊर्जा तथा पोषक तंत्र के माध्यम से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो है खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला यहाँ पर है, खाद्य श्रृंखला वह मार्ग है जिससे ऊर्जा तथा पोषक तंत्र के माध्यम से प्रभावित होता है।
अब यहाँ से देखिए 88वां क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 88 है। गाजर, खरगोश, लोमड़ी डॉट डॉट एक उदाहरण है। पहला है यहाँ पर खाद्य जाल का, दूसरा है खाद्य श्रृंखला का, तीसरा है खाद्य चक्र का, और यहाँ पर है चौथा ऑप्शन है खाद्य दौर का। तो यहाँ पर जो है गाजर, खरगोश और लोमड़ी डॉट डॉट किसका उदाहरण होता है? यहाँ पर खाद्य श्रृंखला होता है, क्योंकि खरगोश गाजर को खाता है, लोमड़ी यहाँ पर खरगोश को खाती है, डॉट डॉट एक उदाहरण है आगे यहाँ पर, तो खाद्य श्रृंखला का यह उदाहरण है। तो अब यहाँ से देखिए 89 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही वर्णन करती है? पहला है यहाँ पर घास, शेर, मानव, दूसरा है यहाँ पर गाय, घास, शेर, तीसरा है घास, बकरी, मानव, चौथा है यहाँ पर पत्ता, पक्षी, छिपकली। अब यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का पारिस्थितिक में ऊर्जा प्रभाव का सही वर्णन करती है? तो यहाँ पर सही क्रम पूछ रहा है इसका। तो यहाँ पर जो है इसका सही क्रम है यहाँ पर जो है घास, बकरी, मानव, क्योंकि यहाँ पर बकरी घास को खाती है तो मानव बकरी को खाता है। अब यहाँ से जो है सही क्रम इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी यहाँ पर सब ही गलत है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है। उस आरेख के लिए क्या कहा जाता है जो दर्शाता है कि कैसे खाद्य श्रृंखला का एक अधिक जटिल खाद्य प्रक्रिया संबंध में जुड़ी है? पहला है खाद्य जाल, दूसरा है खाद्य श्रृंखला, तीसरा है खाद्य चक्र, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर खाद्य त्रिभुज। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है, जो यहाँ पर सही आंसर है जो आरेख क्या कहा जाता है जो दर्शाता है कि खाद्य श्रृंखला एक अधिक जटिल खाद्य प्रक्रिया संबंध में जुड़ी है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर खाद्य जाल, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है बड़ी शार्क जलीय खाद्य में उच्चतम स्तर पर क्यों रहती है? यहाँ पर कह रहा है कि जो बड़ी शार्क जलीय खाद्य में उच्चतम स्तर पर क्यों रहती है? तो पहला है क्योंकि बड़ी शार्क शिकारी होती हैं, दूसरा है क्योंकि बड़ी शार्क शीर्ष परभक्षी होती हैं, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि बड़ी शार्क फाइटोप्लांक्टन से होती हैं, चौथा ऑप्शन है क्योंकि बड़ी शार्क ज़ूप्लांक्टन होती हैं। अब यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है कि बड़ी शार्क जलीय खाद्य में उच्चतम स्तर पर क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी शार्क जो है वह परभक्षी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए खाद्य जाल के लिए खाद्य जाल का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर सही क्रम पूछ रहा है, जिनमें से पहला दिया गया है डायटम, हेरोपोड्स, लैटार्न मछली, सिक्विड या मार्लिन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, दूसरा है डायटम, लैटार्न मछली, सिक्विड, मार्लिन और टेरोपोड्स, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर लैटार्न मछली, डायटम, सिक्विड, मार्लिन या टेरोपोड्स, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर लैटर्न मछली, डायटम, सिक्विड या टेरोपोड्स या मार्लिन। तो यहाँ पर जो है इसका सही क्रम होगा, यहाँ पर सही क्रम है पहला डायटम, हेरोपोड्स, लैटर्न मछली, सिक्विड फिर मार्लिन। तो इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर ए है। पारिस्थितिक पिरामिड किसने तैयार किया है? यहाँ पर जो है पारिस्थितिक पिरामिड किसने तैयार किया है? तो नाम पूछ रहा है। पहला है चार्ल्स डार्विन ने किया है, रेमंड लिडमे ने किया है, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स हिल्टन ने किया है, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेगर मंडेल ने किया है। तो यहाँ पर जो है पारिस्थितिक पिरामिड किसने तैयार किया है? तो पारिस्थितिक पिरामिड जो है यहाँ पर चार्ल्स एल्टन ने यहाँ पर तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 94 है। पारिस्थितिक पिरामिड में वैकल्पिक रूप से कहा जाता है। पारिस्थितिक जो पिरामिड होता है उसे वैकल्पिक रूप से क्या कहा जाता है? तो आइको पिरामिड पहला ऑप्शन है, दूसरा है एल्टानियम पिरामिड, तीसरा है डेवोनियम पिरामिड, चौथा है वृत्ताकार पिरामिड। अब यहाँ से देखिए इसका सही आंसर है पारिस्थितिक पिरामिड को वैकल्पिक रूप से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है पारिस्थितिक पिरामिड को एल्टेनियन पिरामिड के रूप में कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? पहला है संख्याओं का पिरामिड, दूसरा ऑप्शन है आयु संरचना, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, चौथा है बायोमास का पिरामिड। निम्नलिखित से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो यहाँ पर जो है ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं के पिरामिड को किस प्रकार दर्शाया गया है? यहाँ पर जो है संख्याओं के पिरामिड को किस प्रकार दर्शाया गया है? पहला है यहाँ पर अंडाकार,
दूसरा है सीधा, तीसरा है वृत्ताकार, चौथा है उल्टा। तो यहाँ पर किस प्रकार दर्शाया गया है, तो यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर जो है सीधा दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी से सीधा दर्शाया गया है। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता क्या होती है, यहाँ पर इसका मतलब पूछ रहा है। तो जी यहाँ पर्यावरण विज्ञान है। दूसरा है पृथ्वी पर जीवों की विविधता, या जीव विज्ञान में विषय है, या जीव विज्ञान में विषय में विभेद है। तो जैव विविधता क्या है, तो यहाँ पर जो है आप पृथ्वी पर जीवों की विविधता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है। जैव विविधता शब्द डॉट डॉट द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो वाल्टन जी रोसेन ने, दूसरा है ग्रीनेल ने, तीसरा है ट्रांसले ने, चौथा है ट्यूरेसन ने। तो वह जैव विविधता शब्द जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो जैव विविधता जो शब्द है यहाँ पर यह वाल्टर जी रोसेन के द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है। प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण क्या है, यह प्राकृतिक वातावरण में दूषित पदार्थों का प्रवेश है जो प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनता है। दूसरा ऑप्शन है, यह पृथ्वी की सतह को आवृत करने वाली सामग्री की पतली परत है जो चट्टानों की अवक्षय से बनती है। तीसरा है, यह स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो सभी के भू आकृतियों को प्रभावित करती है। चौथा ऑप्शन है, यह समानता कृषि, औद्योगिक या शहरी उद्देश्यों के लिए अनुचित पदार्थ, अनुचित उपयोग या व्यर्थ प्रबंधन के कारण मुद्रा की स्थिति में यहाँ पर कमी आती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रदूषण क्या है? प्रदूषण एक प्राकृतिक वातावरण में दूषित पदार्थों का प्रवेश है जो प्राकृतिक परिवर्तन का कारण बनता है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। 100 अम्ल वर्षा में किन गैसों का युग्म होता है? पहला है O3 ओजोन या डस्ट का, दूसरा है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है SO3 और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है अम्ल वर्षा में किन गैसों का युग्म होता है? तो यहाँ पर जो है अम्ल वर्षा में किन गैसों का युग्म होता है? तो SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का युग्म होता है। अब यहाँ से देखिए चलिए क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि यहाँ पर आपको जो कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में आप वहाँ से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिसको यह ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर कर दें। आप यहाँ से चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।